हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पार्ट 1 है, उसी का हमारा जो रह गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। सी टेस्ट जो एग्ज़ाम है हमारा 20 अगस्त को, उसको हम लोग टारगेट करते हुए 30 सेट आपको देने का वादा किया है। तो हमारे 30 सेट 20 का जो मैंने वादा किया हुआ है 19 तक हम कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ही बने रहिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश टू एसएसटी। तो इसमें हम लोग को जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पहला नहीं देखा तो वीडियो पहला देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो 1 बाय 1 करके सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको पूरा रूबरू हो जाएंगे एग्जाम में पेपर कैसा आता है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन के स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो आपको डायरेक्शन पढ़ना है। डायरेक्शन के बाद में ही क्वेश्चन को टेकल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि डायरेक्शन लिखा हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। आपको ये बताना है कि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है वो क्या होगा, और इसमें चॉइस आपको मतलब सुटेबल करना है, ठीक है। सुटेबल आपको सेंटेंस लेना है, उसी को अप्रोप्रिएट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 हम देखते हैं। लिखा हुआ ही वॉज वेरी मच असेम्ड हिज मिस्चीफ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ही वॉज वेरी मच असेम्ड के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं हमेशा। तो अब किसके लिए? उसके लिए, यानी कि उसका मतलब जो बिहेव है उसके लिए, मिसचीफ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर के यूज, यानी कि सॉरी ऑफ का यूज करेंगे। हम लोग सेकेंड नंबर पे जाएंगे। ऑप्शन हमारा सेकेंड क्या है? सही होगा। तो इस तरीके से आपने विद और ओवर फॉर का यूज नहीं करना है कि फॉर हिज मिसचीफ नहीं हो सकता, विद भी नहीं हो सकता। विद उसके साथ आता है जब कोई सेकंड पर्सन हमारे साथ हो, उसके लिए आता है। कोई इंस्ट्रूमेंट हो उसके साथ आता है। ओवर का मतलब आप जानते हैं कि ओवर मतलब होता है क्रॉसिंग, ठीक है। तो फॉर का मतलब के लिए होता है। तो हम यहाँ पे ऑफ का मतलब उसका, यानी कि इसका हिज मिसचीफ, ठीक है, उसका। तो यहाँ पे हमने कवर किया हुआ 67 क्वेश्चन नंबर। हम 68 लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है डैश ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब ये निकला हुआ है कि ही स्टूड फर्स्ट, उसने पहली बार क्या किया हुआ है? ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, यानी कि बात हो रही है पूरी की पूरी, बात किस में हो रही है? वुड लगा हुआ है तो मतलब डिजायर की बात हो रही है। हैव लगा हुआ है तो मतलब उसकी परफेक्ट की बात हो रही है। परफेक्ट सेंस दे रहा है ये। बट हम यहाँ पे सेंस लगाएंगे तब हमारा कभी भी वुड हैव यूज होता है तो हम यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेशन का यूज करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जब हैड, इस सेंटेंस में हमारा वुड हैव आएगा तो उसके पेयरिंग में हमारा हैड आएगा ऑलवेज। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस की तो हैड के साथ वुड हैव हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वुड हैव कभी भी आपको दिखे तो हैड लगाना, हैड दिखे तो वुड हैव लगाना है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंडीशनल सेंटेंस के स्टेटमेंट को याद रखेंगे। ये हमारा एक तरह के फार्मूला आता है। तो हम सेकंड नंबर यहाँ पे भरेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हेड होने वाला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हेड होने वाला है। तो हम क्वेश्चन नंबर 68 को भी कवर कर चुके हैं, यानी कि आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन हमारा सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। क्या लिखा हुआ है? ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन, कॉमा द डैश इज मोर पावरफुल। तो आप यहाँ आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले क्या भरना चाहिए। ऑफ सॉरी, ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन, कॉमा द, यहाँ पे हम लोग लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लेटर वो नहीं है जो आप समझते हैं लिखने वाला, ये लेटर होता है मतलब बाद वाला, ठीक है। इज मोर पावरफुल लेटर, यानी कि जो ऑफ द स्वॉर्ड है एंड पेन, जो सोना मतलब तलवार की बात हो रही है और उसकी पेन की बात हो रही है, ये जो है किसकी? इज मोर, यानी द लेटर इज मोर पावरफुल, यानी कि तलवार से ज़्यादा पेन जो होता है क्या होता है? पावरफुल होता है। तो इस तरह से हम इसको टैकल कर लेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। 70 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं आप, बिल्कुल पैसेंस बनाए रखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सीखते रहना है। लिखा हो विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। बहुत इजी है। अगर हम इसमें सभी में कोई ऐसा प्रीफिक्स मतलब होता है पहले और सफिक्स का मतलब होता है बाद में, मतलब एडिशनल सेंटेंस यहाँ पे प्लस में आपको कोई भी इसमें से वर्ड लेना है और वो वर्ड पूरे में क्या करें? सुटेबल बैठे। जैसे मैं बात करूँ इन बिहेव तो होता नहीं है, डिस बिहेव होता नहीं है, मिस बिहेव होता है। तो मिस वर्ड हमारा सही होना चाहिए क्योंकि मिस बिहेव, मिस गाइड, मिस यूज, इस तरह से हम ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाएंगे, वो हमारा सुटेबल रहेगा, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 71 क्वेश्चन नंबर। लिखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो सबसे पहले बात करें कमेटी की। कमेटी की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, हमेशा कभी कभी पूछी जाती है। CO डबल M होता है, I होता है, डबल T होता है, डबल E होता है, मतलब 3 चीज़ें इसमें
ट्रिपल होती हैं, सॉरी डबल होती हैं, एम और टी ई, एम टी ई डबल होती हैं। कभी भी सिंगल आपको दिखे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम कमेटी को सिंगुलर वे में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर सिंगुलर आपको कमेटी सिंगुलर होता है क्योंकि कलेक्टिव नाउन होता है कमेटी। कमेटी एक क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तो आप सिंगुलर अगर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने बात की है सेकेंड नंबर की, यहाँ पे आप वाज देख सकते हैं सिंगुलर है, वर्ब तो हम लेंगे नहीं क्योंकि एलिमिनेट कर देंगे इसको। वाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों वाज की बात नहीं हो सकती, यहाँ पे सही हो सकता था बट आगे उन्होंने डिवाइड की बात की है। डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, मतलब जब आप सेपरेटेड कोई कंट्रीब्यूट करता है, कलेक्शन करता है कमेटी के लिए, और या कमेटी में ऐसे कोई पार्टीशन होते हैं, उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, एक्सेप्शंस होता है। बट यहाँ पे हमारा जो दिया गया है सिंगुलर कमेटी है, द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। 72 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। 72 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिले। ठीक है, सिमिले जो है उसका एग्जाम्पल देना है, ये आपको बताना है कि कौन सा होगा। सिमिली की एक ट्रिक होती है, सिमिली मतलब यहाँ पे एज, लाइक एज, सो एज, इस तरह से वर्ड दिखेंगे आपको तो समझाना सिमिली है वो। ठीक है, लाइक एज, सेम एज, इस तरह से वर्ड आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एज का यूज सिर्फ फर्स्ट में हुआ है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा सिमिली। एक आपको अलंकार पढ़ने पड़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे 8, 10, 12, 15 जो भी होते हैं सारे पढ़ने हैं, उसके बाद ही ये क्वेश्चन बन पाएगा आपसे। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उनको हम बताते चलेंगे, वो आप कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 लेते हैं। लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस into active voice, the visitors were shown the newborn by the woman। अब यहाँ पे जो आपका सेंटेंस दिया गया है पैसिव वॉइस में दिया है, इसको एक्टिव फॉर्म में लाना है। उसने बोला कि सेंटेंस इनटू एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस में लाना है। ठीक है, वॉइस हमारी क्या होती है, वॉइस हमारी वर्ब होती है, हम वर्ब को इसमें चेंज करते हैं। वर्ब हमेशा वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और आपको टेंस नहीं बदलना होता है, सिर्फ इसमें वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, वर्ब हम लोग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये सिंपल सी बातें आपको पहले से ऑलरेडी आती होंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑप्शन की और। ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन की मदद से हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो दिखा है, अब आपको दिख रहा होगा, चेंज करना है, ये हमारा सेंटेंस है। तो यहाँ पे बाई का यूज़ जो किया गया है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों बना, क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनाया होगा उन्होंने। द वुमेन हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मेरे दोस्त, जब ये हमारी बात हो रही थी, इसमें सही से देखिएगा, द विजिटर वर, पास्ट की बात हो रही थी। जब मैंने पास्ट बनाया तो यहाँ पे वर ऑटोमेटिक आएगा जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट जाने के लिए हम लोग वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इन्हें आप कह सकते हैं द वुमेन, और इसमें वर्ब क्या है, सॉन। शॉन एक वर्ब है, और यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए, द वुमेन सॉन्ट, क्या होगा, द वुमेन सॉल्ट। ठीक है, सॉन का सॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज़ करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ठीक है, याद रखेंगे, द वुमेन सोथ द विचर्स द न्यू बॉर्न। तो इस तरह से हमारा बन गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स। तो एडवर्स को आपको बताना है कि इसके एडवर्स के एंटोनिम यानी अपोजिट क्या होगा। 74 में आपको दिख रहा होगा, एडवर्स मीन्स होता है अनफेवरेबल, बैड चीज़ें। ठीक है, सो फ्रेंडली विल बी इट्स एंटोनिम। आप कह सकते हैं यहाँ पे जब एंटोनिम एडवर्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ बुरी से बुरी है, बदतर से बदतर है, मतलब वो फेवरेबल नहीं है, वो अनफेवरेबल है। ठीक है, अनफेवरेबल का मतलब होता है कि वो अनुचित है, ये बैड चीज़ हैं, उनको हम लोग एडवर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब फ्रेंडली हो जाएगा, इसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, होस्टाइल मतलब होता है होस्टाइल करने वाला, इनिमिकल अनविलिंग अनिच्छा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वर्ड क्रॉस हो जाएंगे, बाकी हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब।
यानी इसमें आपको प्रोवर्ब भरनी है, और प्रोवर्ब कैसे भरनी है, जैसे लिखा हुआ है ब्लड इज डैश देन वाटर, तो ब्लड हमारा कैसा होता है, थिनर होता है, थिकर होता है, प्रीशियस होता है, प्यूरर होता है, कैसा होता है हमारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपको सेलेक्ट करना है कि ऑप्शन हमारा क्या होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ब्लड हमारा थिकर होता है। कैसा होता है, ब्लड हमारा थिकर होता है, मतलब हम ब्लड को थिकर नाम से जानते हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी पानी से भी पतला हमारा ब्लड होता है। देखिए सोचिए, बात सोचने वाली है या नहीं है। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 76, लिखा हुआ है बीज आर केप्ट इन। बीज मतलब मधुमक्खियों को किस में रखा जाता है, ये हमारे मधुमक्खियों को अपीरी में रखा जाता है, ठीक है, एन अपीरी में रखा जाता है। अगर यहाँ पे बर्ड्स होता तो अवेरी में रखा जाता, और यहाँ पे मछली होती तो हम एक्वेरियम में रखते हैं, ठीक है। नर्सरी में प्लांट रखे जाते हैं, पेंट्री में मुझे याद नहीं है क्या रखा जाता है। तो इस तरह से हम 76 को टैकल कर लेंगे। बीज आर केप्ट इन एन अपीरी, अगर बर्ड होता है तो अवेरी होता है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर हमारा 78 क्या कह रहा है। 77 हम लोग कर चुके हैं, 77 नहीं कर चुके हैं, 77 हम लोग करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है द इडियम ग्रीन आइट मोनस्टर मीन्स, इसका मतलब होता है चुड़ैल की तरह दिखने वाली, यानी इडियम फ्रेज ग्रीन आइट का मोनस्टर मीन्स होता है जीलस और जेलसली पर्सनिफाइड, मतलब जो जलता रहता है, और मोनस्टर टाइप का होता है ग्रीन आइट, मतलब उसकी हरी, ठीक है। ग्रीन और ब्लू में बहुत फ़र्क रहता है, देखिए ब्लू नीला होता है, ग्रीन हरा होता है। तो यहाँ पे ग्रीन ग्रास के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसी होती है, जीलस के लिए होती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जीलस, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, टू बी जीलस, यानी कि ईडियम हमारा बताना था ग्रीन आइट मॉन्स्टर, इसका मीनिंग क्या होता है, टू बी जेलस होता है, ठीक है। 78 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल्स हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड, इसमें जो आर्टिकल किस वाले में रॉन्गली यानी गलत यूज हुआ है वो बताना है। तो मैं बता दूं बेटा, ही इज़, जब एम ए लिखते हैं आप, एम ए, तो यहाँ पे आपको वॉवेल आया है, ठीक है, वॉवेल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे एन का यूज होना चाहिए था। तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से जो हमारा आंसर है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे एन लगाना चाहिए, ही इज़ एन एम ए होना चाहिए था, वही हमारा ऑप्शन गलत हो जाए। इसमें रॉन्ग यूज टू, मतलब आर्टिकल यूज ही नहीं हुआ, यूज करना चाहिए इनको, आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज बताया। तो 12 इंचेज मैक्स ऑफ फुट, ये सही है। आप पीपल शुड ओबे हिज टीचर, ये भी सही है। ही इज़ अ यूरोपियन, यहाँ पे दिख तो रहा है वावेल लेकिन साउंड नहीं आ रही है, यू की साउंड आ रही है, इसी वजह से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आ के यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करते हैं। जब हमारा वॉवेल दिखता है पर होता नहीं है वॉवेल, वो इसी वजह से हम लोग जब साउंड करेगा हमारा कॉन्सोनेंट की, यानी कि व्यंजन की, हिंदी के व्यंजन, अगर कॉन्सोनेंट लिख के देख लेंगे आप लोग, अगर कॉन्सोनेंट करता है तो आप वहाँ पे आ का यूज़ करेंगे, ना कि एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे। क्या लिखा हुआ है, पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग, पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। जब यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है तो आपको इसमें पॉजिटिव बनाना है। जब आपको पॉजिटिव दिया जाता है तो नेगेटिव बनाना है, ठीक, उल्टा केस होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जब लिखा स्टूडेंट ड्रिंक लैंड ड्राइव, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आपका शुड दे होगा। यहाँ पे एजिटिव लिख दिया तो ये ऑप्शन नहीं है, सेल हो नहीं सकता क्योंकि जो है वही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जब इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 लिखा हुआ है, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स 1 2 3 एंड 4, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। इसमें 4 पार्ट दिए गए, 4 में से एक पार्ट में एरर है, वो एरर आपको फाइंड करनी है, उसको ऑप्शन में टिक करना है आपको, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हो, अंग्रेजी को सीख रहे हो, ठीक है। फॉर द लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर से, फॉर द लास्ट ईयर सही है। बट लेकिन यू शो, आप शो करना चाह रहे हैं ना, क्या करना चाह रहे हैं, नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो इसमें चारों में से क्या ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्त जब लास्ट 1 ईयर की बात आती है, जब लास्ट 1 ईयर बोला है उसने, तो 1 ईयर, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि एरर क्या होगा। तो पार्ट
जो हमारा 1 है, पार्ट 1, ठीक है, जो कि बता रहा है कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें कह सकते हैं हैज़ एरर, मतलब ये हुआ सिंस द एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड continued till now, hence present perfect continuous will be used, so have been learning will be the correct use होगा इसका, ठीक है। आप नहीं समझे तो आप समझिए, जब आप यहाँ पे फॉर या सिंस का यूज़ कर लेते हैं तो वो हमेरा जो मेरा सेंटेंस होता है या तो पास्ट है या तो फ्यूचर या तो हमारा प्रेजेंट होता है। तो इसमें तीनों सेंटेंस में अगर हम लोग आगे जोड़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी है कंटिन्यू भी है, जब परफेक्ट कंटिन्यू तीनों में से कोई किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उसमें हम लोग सिंस फॉर जब यूज होता है तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है वहाँ पे आर का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू में तो सेंस ऑफ का यूज होता नहीं है। जब सेंस फॉर का यूज हुआ है तो वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो हमारा सिंपल सी बात है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, अगर आप सही यूज़ की बात करें तो हैड बीन होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे बोला यू आर लर्निंग, आर तो होगा नहीं, यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू सो, अब यहाँ पे बट सोड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को सीख सकते हैं और बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट मानकर विल भी यूज़ कर सकते हैं, हैव बीन कर सकते हैं, लेकिन हैव बीन ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना। आप अगर हैव बीन यूज़ करेंगे, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर, क्योंकि प्रेजेंट में भी सीख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इसमें पहला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि आर की जगह होना चाहिए था हैज़ और बीन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर ये आता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब आईएनजी फॉर्म आती है, ये सबको पता है, दुनिया को भी पता है। तो इस तरह से आर नहीं होना चाहिए। आपने खूब अच्छे से सीखा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसमें एरर थी वो हमारी एरर किस में थी, आपको बताना था एरर किस में थी, तो आप कह सकते हैं ए पार्ट में थी, मतलब हम कह सकते हैं सॉरी मैं बात कर रहा था 80 क्वेश्चन नंबर की, ठीक है। तो पार्ट वन जो है हमारा गलत है, मतलब आप कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन कभी कभी पार्ट यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 81, लिखा हुआ है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जब साइंटिफिक स्टडी इंसेक्ट की जाती है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटोमोलॉजी। क्या यूज़ करेंगे, इंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करना हमारा कहलाता है इंटोमोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। बी ऑप्शन यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 लेते हैं। 82 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। इसको डायरेक्ट स्पीच करना है, ये हमारा इनडायरेक्ट दिया हुआ है। आई आस्क भाई, ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल। आई आस्क उसने पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आई आस्क टू भाई बोला है तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप वर्ब देखिए, वाज लुकिंग है तो सिंपल सी बात है, वाज लुकिंग मतलब लगाया इन्होंने पास्ट में रहा होगा, तो पास्ट में रहने पे ये हमारा नेगेटिव जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वाई डिड ही। अब वाई डिड ही तो है नहीं, डू नॉट लुक थ्रू द की होल आई सेट, ये भी नहीं है। वाई आर यू लुकिंग, क्या बनाओगे भाई, आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। तो यहाँ पे कह सकते हैं आप क्या कहेंगे, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेट, मतलब आई सेट व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, ठीक। यानी कि आप देखेंगे अगर फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में होता है, तो हम लोग जो पार्ट स्पीच जो होती है हमारी, रिपोर्टेड वर्ब हमारी अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग अगर ये
फ्यूचर और प्रेजेंट में होती है। तो अंदर का जो हमारा यानी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। बस शर्तें पास्ट को हम लोग प्रेजेंट बना लेते हैं, प्रेजेंट को पास्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 लेते हैं। 83 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। आपको इसमें जो वर्ब दी गई है बिल्कुल अच्छे से सही करेक्ट प्रेजेंट फॉर्म में करनी है। जैसे माई डॉटर नेवर राइट, माई डॉटर नेवर राइट टू मी, सो आई नेवर नो व्हाट सी डू। अब आपको पता है एक सेंटेंस मुझे मिल गया, माई डॉटर नेवर, तो प्रेजेंट में बनाना है, इंडिफिनिट है तो राइट्स कर देंगे। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा तो आप उसको राइट्स करेंगे, और सेकेंड वाले में ये आई नेवर प्लूरल है इसीलिए हम लोग नो रहने देंगे। आई नेवर यानी सो आई नेवर नो वाट सी, वाट सी डच। तो इस तरह से आपको कहीं दिखता है तो वही हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। वाट सी इज़ डूइंग, तो यहाँ पे 83 का हमारा ऑप्शन होगा 3। माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी, सो आई नेवर नो वाट सी इज डूइंग। बाकी आपको राइट्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 83 का 3 ऑप्शन। एट्टी 4 क्वेश्चन नंबर लेते हैं। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटाकोरस। कैंटाकोरस का आपको सिनोनिम वर्ड बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बनाना है। तो इसका कैंटाकोरस मीन्स होता है क्वारलसम और बैड टेम्पर्ड, मतलब लड़ाकू लोग होते हैं उनको हम लोग कैंटाकोरस बोलते हैं। जो लड़ाकू महिला लड़ाकू पुरुष कैंटाकोरस कहलाते हैं। अधिकतर ये महिलाओं के लिए वर्ड यूज किया जाता है, कैंटन केरस। कैंटाकोरस मतलब होता है कि लड़ाकू महिला। तो जब लड़ाकू महिला आता है तो उसके लिए हम लोग क्वारल सम का यूज़ करते हैं। क्वारल मतलब होता है कि लड़ाई झगड़े में सम्मिलित होने वाला या सम्मिलित होना। बेड टेम्पर्ड होते हैं, इनके कोई बिहेव अच्छा नहीं होता है और ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कह रहा है, बोला जा रहा है कि पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। एडजेक्टिव बताना भैया। इट इज़ अ 20 किलोमीटर्स वॉक। अब बताइए कहाँ से लाओगे, इसका आंसर कहाँ से लाओगे। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफ्टन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। दिस क्वेश्चन, एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव क्या होता है, वो होता है जो क्वालिटी बताता है किसी क्वेश्चन की, है ना। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफ्टन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, आपको चेक करना है कि सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन क्या होगा, आप देख सकते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता रहा है, दिस की मतलब दिस की बात कर रहा है, यानी कि 85 का आंसर जो हमारा होगा वो रहने वाला है सेकंड ऑप्शन। दिस जो हमारा है एक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसके बारे में बात कर रहा है। दिस दैट दोस दीज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में होते हैं। ये सारे हमें याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 लेते हैं। 86 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको ये पैसेज दिया जा रहा है, पैसेज को थ्रोली एक बार रीड करना है, उसके बाद जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको हम टैकल करेंगे, यूज़ मतलब उसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सबसे पहले इसको थ्रोली रीड करना होता है। हमारे पास एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही कम टाइम होता है, इसलिए आपको थ्रोली अंडरस्टैंडिंग कैपेबल करना पड़ेगा और इसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको आंसर यहीं पे मिल जाएंगे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, एक ही बार में देखकर। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं पढ़ूंगा, आपको ध्यान से देखना है। वर्क एक्सपेंस सो एज टू फिल द टाइम available for its completion. The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase, it is the busiest
man who has time to spare. Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent in finding the postcard, another hunting for spectacles, half an hour to search for the address, an hour and a quarter in composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street. The total effort that would occupy a busy man for the 3 minutes all told may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt, एंग्जाइटी एंड टॉयल। तो इस तरह से हमने पैसेज को पढ़ा और माइंडली सेट किया कि कहाँ पे कैसे क्या चल रहा था, ठीक है, क्या हमारा सीन था। जैसे हम 86 क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड के लिए, टोटल कितना टाइम उसने स्पेंड किया था, इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन दिए जाते हैं 3 मिनट्स अ फुल डे, 4 आवर्स एंड 5 मिनट्स हाफ एन आवर। तो आपको बताना है कि कौन से इसमें टाइम जो सुटेबल रहेगा। तो आपको आंसर देना है जो द एल्डरली लेडी कैन स्पेंड द इंटायर डे इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड, मतलब पूरा दिन उसने क्या किया था, उसके लिए राइटिंग अ पोस्ट कार्ड किया था, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, अ फुल डे। बात कर रहे हैं 87 की, व्हाट हैपन्स व्हेन द टाइम टू स्पेंड ऑन सम वर्क इंक्रीजेज। तो व्हाट हैपन्स व्हेन द टाइम to spent on some work increases. The work is done smoothly, the work is done pleasantly, the work consumes all the time, the work needs additional time। तो आपको बताना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, जो सही आंसर आता है हमारे पास, यानी कि कह सकते हैं when the time to be spent on some work increases, the work consumes all the time। यानी कि आप पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 87 का 3 ऑप्शन टिक करेंगे, यानी कि द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम, पूरा दिन लगा था उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से देखना है और बताना है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, यानी कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, इसका मीनिंग क्या है। अ बॉक्स अटैच्ड टू द पिलर, अ बॉक्स इन द पिलर, बॉक्स ऑफिस, अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। ये क्या था हमारा, ए बॉक्स अटैच टू द पिलर था, अ बॉक्स इन द पिलर बॉक्स ऑफिस था, अ पिलर ऑफ टाइप एन पोस्ट बॉक्स था। तो 88 का आप आंसर देंगे, ये हमारा पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स था। क्या था, पिलर टाइप ऑफ बॉक्स। अगर नहीं मानते हैं, आप क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पैसेज से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसने बोला था 88 का पिलर बॉक्स क्या था, तो पिलर बॉक्स यहाँ पे क्या था, एक पिलर टाइप ऑफ पोस्ट बॉक्स हुआ करता था। आप इसमें लिखा है, देखिए पिलर बॉक्स लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, पिलर बॉक्स लिखा हुआ है। इसने बोला कि वेदर और नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला गोइंग टू द पिलर बॉक्स इन द स्टेट। तो इस तरह से आप इसको लगा लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके जाके कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, पिलर टाइप ऑफ बॉक्स कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 89 लेते हैं। 89 में क्या लिखा हुआ है, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। किसके लिए बात की जा रही है, इसमें बात की रहा है, अ मैन ऑफ लेजर इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। जो लेजी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनके लिए अधिक टाइम भी मिल जाए तब भी वो वर्क अपना पूरा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 89 को जो आंसर रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है, अ मैन ऑफ लेजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, लिखा हुआ है पॉइंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस इन वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल
द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस का रहने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन रहेगा व्हाट एवर टाइम इज़ अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क। आपके पास जो समय है, अमाउंट ऑफ वर्क आपको दिया गया है, उसके यानी समय के बदले आपको रकम दी गई है, कार्य के बदले आप कार्य करेंगे तो रकम मिलेगी, ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड, जो आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इंग्लिश के बचे कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम एसएसटी के सेक्शन को टैकल करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की वैरायटी क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं बेहतरीन से बेहतर की ओर चलते हैं। पहला हमारा है भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम आपके पास नज़दीक है और उसमें टाइम हम लेंगे आपका, तो आप पढ़ेंगे कब। ठीक है, तो आप जानते रहिए कि ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है। ठीक है, अगर हो सकता है कि किस्मत अच्छी हो तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसा मानकर चाहिएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ भिलाई इस्पात कारखाना है उसका जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, और इस्पात खाना जो था हमारा ये छत्तीसगढ़ में हुआ करता था। ठीक है, भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है जिसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1955 में हुई थी। ठीक है, भिलाई स्थित इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ हमारा, इसकी जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश साइड में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग निम्न सेलों में से कौन सा अपसादी सेल का उदाहरण है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो आंसर हमारा रहने वाला है कि वो क्या रहेगा, सेल रहने वाला है, क्योंकि सेल हमारी जो है अपसादी सेल का उदाहरण कहलाती हैं। और जो अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को अवसादी सेल कहा जाता है। अवसाद सेलों में प्रायः जीवों के अवशेष विद्यमान और मिले रहते हैं। इनको हम क्ले, चिकनी मिट्टी, ठीक है, चीका मिट्टी, चीकू नाम से जानते हैं, जिसको हम सेल जल द्वारा निर्मित अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग चीकू मिट्टी के नाम से जानते हैं, वो सेल कहलाती है, ये हमारी अवसादी सेल कहलाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास पूछे तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे क्या? 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, सूर्य से दूर रहती है, यानी पूछे तारे की पूंछ की दिशा सदैव दूर रहती है। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा है, निम्न में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित हमारा है, वो आप कह सकते हैं 94 का ऑप्शन हमारा 4 होगा, यानी कि ग्राबेन। ठीक है, ग्राबेन हमारा होगा, यानी कि आपका 4 ऑप्शन सही है, ग्राबेन। कुछ बात कर लेते हैं पुष्य तारा के बारे में। तो पुष्य तारा के बारे में स्पीड में हम थोड़ा सा थ्रूली बता देता हूँ, ताकि आपको अगर इसे क्वेश्चन बनता है तो आपका हो जाए। पुष्य तारे कह सकते हैं इनको, या धूमकेतु आकाश में कह सकते हैं चमकने वाले तारे होते हैं जिनकी पूंछ होती है। ये निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सौर मंडलीय निकाय होते हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। और पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ठीक है, सदैव किससे दूर होती है? दूर होती है। आगे हमने बात की थी भूपटल की भौगोलिक प्लेट्स दबाव या तनाव के कारण संतुलन की अवस्था में नहीं रहती हैं। जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है तो अथवा शिलाओं पर दोनों पार्श्व से पड़ा दबाव उनकी सहन शक्ति के बाहर होता है, तब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती हैं अथवा टूट जाती हैं, एक और की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं। इसे हम भ्रंश कहते हैं, जो कि ग्राबेन एक भ्रंश घाटी है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या लिखा हुआ है, इसको आप देखिए, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा नहीं है, मतलब अगर हमें पहले पता है कि कौन सा है तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा नहीं है। तो 95 का थर्ड आंसर है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अरबिया जो है वो नहीं है, बाकी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, यानी कि आटाकामा, गोबी, कालाहारी, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय के बारे में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, यानी अगर हम बात, ये हमारी डायरेक्शन है, अगर हम बात करें यानी कि ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब आप वेस्ट में जाएंगे तो 20 से 30 डिग्री उत्तरी, उत्तरी मतलब यहाँ पे, ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी, मतलब इन्होंने बोला उत्तर, अरे यार उत्तर तो ये है, दक्षिण ये है। ठीक है, उत्तर में दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है।
उष्णकटिबंधीय में सनमार्गी पवन क्षेत्र के उच्च दाब क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण से इन्हें उष्णकटिबंधीय उच्च दाब मरुस्थल भी कहते हैं। इनमें सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है अटाकामा, अरेबिया, कालाहारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, एरिजोना सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। गोबी मरुस्थल चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र में मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के ठंडे मरुस्थलों में से एक है जो कि जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अटाकामा, गोबी, कालाहारी ये क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, और हमारा अरेबिया वो है नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। 96 में क्या कर रहा है, आपको ध्यान से देखना है। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? तो तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है, जब यहाँ पे सेकेंड नंबर हमारा सही होगा, यानी कि जब बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। अगर हाइट 5 किलोमीटर ऊपर चला गया मैं, वहाँ भी हमारा तापक्रम बढ़ गया। तो अगर हाइट बढ़ रही है तो तापक्रम भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है जब बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ जाता है तो इस प्रक्रिया को ताप विलोमता का यह कहा जाता है। सार्थता परिवर्तन में ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम क्रमित ह्रास होता है, परंतु ताप ह्रास की यह प्रक्रिया प्रत्येक स्थान तक प्रत्येक समय एक सी नहीं पाई जाती है, क्योंकि कभी घटती है कभी बढ़ती है। 97 की बात करते हैं। निम्नलिखित जलाशय में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो आप रिहंद परियोजना की बात करें तो ये गोविंद बल्लभ पंत है, जो हमारी 97 का हमारा सही आंसर होगा। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत ये हमारी यूपी में पड़ती है, और रिहंद परियोजना इसी में संबंधित है। ठीक है, रिहंद परियोजना पर हम थोड़ी सी मुख्य बातें जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो गलती होगी, यहाँ से ही बताया नहीं गया। रिहंद परियोजना भारत की सबसे मुख्य नदी घाटी परियोजना है में से एक है। रिहंद बांध एक गुरुत्वीय बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर एक उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पड़ता है और पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह करीब 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। रिहंद नदी को बांध बनाया गया है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत से है और ये यूपी में है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना कहलाती है। ये हमारे किस में है, अगर जिला पूछे तो आप बताएंगे सोनभद्र जिले में है। कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो नदी पर एक बांध बनाया गया है, जो कि हमारे सोनभद्र में पड़ती है, वो हमारे यूपी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 98 बहुत आसान है। अगर पूछा जाता है आपसे सिपकिला दर्रा कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब तुजु दर्रा होता तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता, तो तुजु दर्रा है नहीं, तो आप उसको भी जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिपकिला आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को भी सीखा और उम्मीद करूंगा आगे भी सीखते रहेंगे। 99 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो उसको ज्ञान कैसा होना चाहिए, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको शिक्षण विधियों का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप टीचर कहलाएंगे, एक अध्यापक कहलाएंगे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। किसका? शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। आगे बात करते हैं, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। तो हम बात करते हैं, तो इसको आप बताएंगे आंसर हमारा क्या होगा। हमारा सेकेंड होगा, यानी कि मानचित्र हमारा सब कुछ बता देता है, यानी कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मानचित्र है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार हमारे भारत 3 में बताए जाते हैं। आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, ये 12 से 32 तक के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये अमेरिका संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हम इस तरह से कहते हैं 102 पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? तो ये हमारा 73 संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1992 में हुआ। आपको याद रखना है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संविधान भाग 9 में ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान का भाग हमारा 9 है, जो कि हम टोटल कितने 22 भाग पढ़ते हैं, और 22 भाग हैं। अगर 12 अनुसूचियां हैं तो उसमें 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन को रखा गया, जो कि 1992 में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखें नीदरलैंड हैग में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में स्थित होते हुए भी यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधानमंत्री और न्यायिक होता है। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कि 192 सदस्य से मतलब स्टार्ट हुई थी, और स्थापना 1946 में, मतलब कहा जाता है 3 अप्रैल 1946 में हुई, बट फिक्स अगर हम बात करें यूनो की 1945 में, और हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की ये 1946 में हुई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग यूनो का ही एक पार्ट होता है।
आगे बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में, तो ये हमारा समवर्ती सूची में। अगर जनगणना आ जाए तो हमारा संघ सूची में आएगा, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग केवल जनसंख्या तो हमारा राज्य सूची में होगा। और ये परिवार नियोजन की बात हो रही है तो परिवार नियोजन हमारा एक समवर्ती सूची में आता है, इसीलिए हम बात करेंगे कि समवर्ती सूची 104 नंबर का हमारा मतलब यहाँ पे आंसर होगा जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार कानून बनाती है तो हमारा केंद्र का ही कानून माना जाएगा और राज्य सरकार का कानून नहीं माना जाएगा। इसलिए समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होती है। लेकिन जब विधानमंडल कानून बनाती है तो वो अगर अनवैलिड है तो वो वैलिड हमारा संसद करती है। संसद के बनाया गया कानून विधानमंडल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 105 नंबर पे, निम्न में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यानी आप कैसे क्वेश्चन नंबर 51, बाकी जो 51 हमारा है विदेश नीति से संबंधित है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड से संविधान से है। नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया, तो 1952 में शुरू किया गया था, आपको याद रखना अच्छे से। सामाजिक समुदाय विकास कार्यक्रम का आरंभ हमारा 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं 107 नंबर पे, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे जो है केशवानंद भारती के मामले ने दिया है। तो इसका संश्लेषण जान लेते हैं कि संविधान के मौलिक ढांचा के सिद्धांत का जन्म संपादित यानी संपत्ति के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद के बीच चले टकराव की पृष्ठभूमि के रूप में सामने आया। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह संविधान के मौलिक ढांचे को बदल दे। संविधान का जो मूल ढांचा है वो केशवानंद भारती ने कहा कि वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें एडिशनल चीज़ें आप जोड़ सकते हैं और ये हमारा जो 368 अनुच्छेद है वो उसके अकॉर्डिंग ये सारे संविधान संशोधन होंगे। तो इनको आप याद रखेंगे और याद रखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको करा दूंगा, एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 की बात करते हैं। 108 में बोला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एवं एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 200, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 108 का हमारा आंसर होगा 200, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एवं विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने से की शक्ति देता है, तो 200। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति को लगभग निषेधाधिकार की शक्ति देता है। राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति देता है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह निर्देश भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी ऐसे विधेयक को रोक सकता है जैसे कि वे विधेयक जिनसे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है, ठीक है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति है इसका मतलब कि हमारे राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा तीनों मतलब तीनों के सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों सम्मिलित होंगे, तो हमारा राज्यसभा, लोकसभा और दोनों सभाओं के। बात करते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत और दोनों, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। सॉरी 109 का हम सेकेंड ऑप्शन पे करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा नहीं डायरेक्टली कि संसद के दोनों सदन मतलब कौन कौन से। तो आपको सदन पता है, एक लोअर एक अपर, ये हाउस होते हैं राज्यसभा, लोकसभा। तो इसमें सदस्य हमारे लोकसभा में 2 मनोनीत होते हैं और उसमें 12 होते हैं राज्यसभा में। तो सदस्य मनुष्य जो हमारे हैं दोनों सदनों के सभी सदस्य मतलब मनोनीत और चयनित निर्वाचित दोनों, ठीक है, होंगे, तभी वो उपराष्ट्र का निर्वाचन कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 110 लेते हैं। 110 में क्या कहा जा रहा है, आप डायरेक्टली जल्दी जल्दी करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है, तो आप बताएंगे ये हमारा जापान नहीं है। ऑप्शन आप जापान लगाएंगे। जापान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के जो हमारे दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग है संगठन है, इसके जो कुछ देश हैं उनको जान लेते हैं। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तो हैं ही, अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सभी 8 देश संघ के सदस्य हैं। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्रिपल वन की बात करता हूँ। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे इसके जो हमारे हैं आनंद के कुमार स्वामी हैं राजपूत पेंटिंग के लेखक। आगे बात करते हैं 112 नंबर पे, लोक कला का संबंध है। तो लोक कला का जो संबंध है वो हमारा किससे है, ये हमारा ऑप्शन है क्षत्रिय कला से है। भारत की अनेक जातियों जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। आगे बात करते हैं 113 में, ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं। ज्यामिति डिजाइन, ज्यामितिक आकारों से बनी डिजाइन को ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन होगा 2, मतलब 2 ऑप्शन हमारा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 114। तो क्या लिखा हुआ है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है, तो एपड़ का जो संबंध है वो हमारा उत्तराखंड से है। एपड़ जानते हैं, एपड़ यानी कि अल्पना उत्तराखंड में। लोक कला को अलग धार्मिक अवसरों पर चित्रित किया जाता है। आगे बात करते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही पावरफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे याद रखना है 22। हिंदुस्तान संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई, तो 22 संख्या मानी गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, तो यहाँ पे आंसर रखेंगे हमारे 12 स्वर होते हैं। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं। अगर हम बात करें 117 क्वेश्चन नंबर की, तो ये हमारा ध्रुपद होता है, यानी कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है, तो ध्रुपद के साथ किया जाता है। ठीक है, सॉरी। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 108, मतलब हमारे रामदास शर्मा नहीं है, बाकी तबला वादक तीनों हैं, यानी पंकज किशन महाराज हैं, जाकिर हुसैन है और अहमद जान फिरकवा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये प्रथम राष्ट्रीय खेल हमारा दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत में राष्ट्रीय खेल वर्ष 1985 में आयोजित किए जा रहे थे। 26 नवंबर 1985 के दौरान दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचारक प्रस्तुत किया स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, 120 का सेकेंड ऑप्शन। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आप कर सकते हैं इनको याद करने के। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन किसने लिखा हुआ है, तो आपको पता है महर्षि पतंजलि जी ने लिखा हुआ है। ये डायरेक्टली आंसर आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी आप याद करते चलेंगे, अभ्यास में रखेंगे। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, तो मक्का से संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, तो आप कह सकते हैं गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, तो ये हमारी गाय की कौन सी नस्ल दुका की उद्देश्य है। तो ये यार 1 to 4 थार पाकर पारकर है, यानी कि हमारा 4 ऑप्शन सही होगा। भारत गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, थार पाकर। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप याद रखेंगे जो 125 नंबर जो है उसका आंसर हमारा होगा 3, यानी कि 15। भारत को कुल कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 15 जलवायु में बांटा गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 126, केंद्रिक बीज की संतति है,
तो यहाँ पे प्रजनक बीज को बोलेंगे। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान स्थित है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि यानी कि दवाइयों के बारे में, सगंध पौधा संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। मार्मलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। मार्मलेट बनाने के लिए तो आप माल्टा एक एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, खुशबूदार और उत्तेजक फल है। ठीक है, तीसरा आप याद रखेंगे 1 to 8 जामुन। मार्मलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जामुन है। सॉरी, 2 क्वेश्चन जो है उसके आंसर हमारे बदल गए हैं। ठीक है, केंद्रीय 126 में जो मैंने बताया था वो हमारा पहला ऑप्शन है। 127 का ऑप्शन जो हमारा है लखनऊ है। केंद्रीय औषधि सघन पौधा संस्थान लखनऊ में है और मार्बलेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माल्टा कहलाता है। ठीक है, तो 127 क्वेश्चन नंबर, 128 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। केंद्रीय औषधि सागंध पौधा संस्थान लखनऊ में है। माल्टा एंटीसेप्टिक है तो हमारा 128 का तीसरा। ठीक, सॉरी। आगे बात करते हैं 129। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य औषधि का लखनऊ में। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा तीसरा, मतलब मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य की बात हो रही है। जेली बनाने के किस परीक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो आप जेली बनाने के लिए यूज करेंगे, किसका यूज़ करेंगे मेरे दोस्त? मेरे दोस्त यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा, यानी पैक्टिन का यूज़ करते हैं जेली बनाने के लिए। परीक्षक पैक्टिन का यूज़ करते हैं। केसर प्राप्त होती है, तो केसर किससे प्राप्त होती है ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो तीसरा हमारा सही होगा, पुष्प पट्टिकाग्र से होता है। केसर केसर जो है कलिका से नहीं बनाई जाती, पत्ती से नहीं बनाई जाती है, बाह्य दलपुंज से भी नहीं बनाई जाती है। ये पुष्प होते हैं वर्तिकाग्र से, उनके बनाई जाती है। 131 के बारे में जान लेते हैं। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वर्तिकाग्र स्टिग्मा को केसर, कुकुम, कुमकुम, जाफरान कहा जाता है। यह इरिड्यूकिस कुल की क्षुद्र वनस्पति है जिसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कुल होती हैं 24 पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ हमारे शरीर में वक्ष पिंजर का निर्माण करती हैं। इसके द्वारा हमारे हृदय और फेफड़े दोनों सुरक्षित रहते हैं। हमारी पसलियों की कुल संख्या 24 है तथा वक्ष में यह दोनों और 12-12 होती हैं, 12 इधर 12 इधर। ठीक है, राइट और लेफ्ट। TAB का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगता है? तो आपको याद रखना है जो TAB टीका जो लगता है वो हमारे मियादी बुखार के लिए लगता है। ठीक है, टाइफाइड संक्रमण रोग है जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसका वाहक क्या होते हैं? दूसरे जल भोजन आदि करने से रोग फैलता है। TAB टीका इस रोग के बचाव का एक प्रमुख उपाय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, भारी भारी डेट है, इनको याद करते चलना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 में रखा गया था। महासभा में मंजूरी के पश्चात 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जाना लगा, क्योंकि आपको पता है 27 सितंबर 2014 में शपथ ली थी प्रधानमंत्री जी ने, जो उन्होंने एक दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना दिया, क्योंकि अब योगा करो बिना खाए पिए। किन वस्त्रों में गोंद का कलफ का उपयोग किया जाता है? तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे ऊन के कपड़े होते हैं उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो आप कह सकते हैं रेशमी वस्त्र में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे तो सूती हमें याद था। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ यूज़ होते हैं? तो रेशम, रेशम। ठीक है, अष्टधाई के लेखक पाणिनि हैं, आपको याद रखना है। 136 ऑप्शन हमारा क्या होगा? दूसरा। द्वितीय बौद्ध संगीत के जो महाकाराशोक या शोक, तो आपको हाथ से लगाना है। 37 द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 पूर्व ईसा पूर्व
कमीर की अध्यक्षता और शिशुनाग वंश के कालाशोक के शिक्षण में वैशाली में शब्द हुआ। इस संगीत में अनुशासन को लेकर मतभेद समाधान धर्म का स्थान भाषण बांटा गया। तो इसमें कालाशोक हमारा 4 ऑप्शन से होगा। 138 का अकबर इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया? तो फतेहपुर सीकरी में कराया। 138 का हमारा आंसर क्या होगा? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन की ओर चलते हैं। 139 आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। 1875 कहाँ पे है? आपको कर देना है टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 का 3 ऑप्शन। इनमें से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? राजेंद्र लाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला का, ये सब है तीनों। सूर्यसेन नहीं है। ठीक है, तो 140 का हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ कानपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर आज डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। 9 अगस्त 1925 में प्रसिद्ध इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी सहित 29 क्रांतिकारी शामिल थे। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की। अकबर ने की। ऑप्शन नंबर 3। हैंसांग किसके शासन काल में आया? तो हैंसांग हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया। हैंसांग हर्षवर्धन। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। हैंसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया। फयान आया था, मुझे लगा चंद्रगुप्त। फयान। हैंसांग हर्षवर्धन के शासन काल में चीन यात्री हैंसांग आया था 269 से लेकर। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, भारतीय समाज और अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन भी किया। क्वेश्चन नंबर 143 इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? तो आपको आंसर याद रखना है कि हमारे बाबर साहब को कलंदर कहा जाता था। बाबर भारत आक्रमण करने वाला एक तुर्क आक्रांत था। उसका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का युद्ध, जिसमें विजय के उपलक्ष्य में उसने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक चांदी का सिक्का दान दिया। उसकी इस उदारता के कारण उसे कलंदर कहा गया बाबर को। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे हमारे। ठीक है, याद रखना है। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो आपको आंसर याद रखना है। कुंवर सिंह भैया जगदीशपुर के थे हमारे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे बताइएगा। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर जमींदार थे, जिन्होंने 1857 में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री मात्रों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन आपको टिक करेंगे। जो ऑप्शन है हमारा वो है 3, यानी कि ग्लोब। ठीक है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन को होगा 147 का हमारा पहला, यानी भ्रमण विधि होगी। अगला है 148। मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो ऑप्शन जो हमारा होगा सही ऑप्शन होगा थीमेटिक मानचित्रों द्वारा। 148 रूढ़ चिन्हों से मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों से। 148 का अगला बात करते हैं हम लोग। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो आप कह सकते हैं नदी से होता है। किससे होता है? ये हमारा हिमनद द्वारा होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमनद द्वारा होता है। 150 का ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमारी कैनबरा है। तो इस तरह से हमने जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 150 है टोटल। इनको आप याद करेंगे और ये क्वेश्चन जो अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ जो TGT बीएड कर चुके हैं और सीटेट टीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं। वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट
वीडियो में, जो कि धमाकेदार रहने वाली है, कि 10 पार्ट हमने उसी वीडियो में इंक्लूड करके आपको देना है। ये भी 19 तारीख को टारगेट है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग।